मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड स्टोरीज वगैरह सुनाई हैं और इसका रीज़न सिर्फ एक यही है कि वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होती हैं। उनके पीछे की जो घटनाएं होती हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई मूवी वगैरह देख रहे हो हम, लेकिन एक्चुअल में वो रियल होती है। और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऐसी घटना है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो, लेकिन यकीन मानिए वो बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। उसके पीछे की सच्चाई बहुत ही ज़्यादा अलग थी। एंड में आते आते वीडियो बिल्कुल पलट जाएगी, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आखिर यहाँ क्या हुआ। बट आप भी सेना के जवान बन सकते हैं। अपने हाथ को कुछ इस तरीके से उठाकर और सीधा लेकर जाइए लाइक बटन के ऊपर और उसे दबा दीजिए। एंड या आपने लाइक बटन का मर्डर कर दिया है और इसके बदले आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, मेरी तरफ से प्यार बहुत ज़्यादा मिलेगा। साथ ही कमेंट्स में पिक में लिखना तो बिल्कुल मत भूलें। आने वाली वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट देता हूँ। 30 अप्रैल 1943 के दिन सुबह सुबह होजे एंटोनियो नाम का एक मछुआरा अपने घर में उठा। उसने अपने बाहर अपनी बोट को अपनी गाड़ी से अटैच किया और सीधा वहां पर स्पेन का जो कोस्ट है, स्पेन का जो तट था उसके ऊपर लेकर गया। वहां जाकर उसने अपनी गाड़ी से उस बोट को बाहर निकाला और सीधा उसको समुद्र में उतार दिया। बोट के अंदर खुद बैठकर समुद्र की गहराइयों में निकल चुका था और उसे अब वहां मछलियां पकड़नी थी। वो समुद्र में और आगे आगे चलता जा रहा था, लेकिन उसे कहीं भी मछलियां सही से दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अब क्योंकि वहां मौसम भी बिगड़ने लगा था, समुद्र भी थोड़ा सा उथल पुथल कर रहा था, उसकी नाव जो थी छोटी थी वो ज़्यादा ही कुछ हिल डुल रही थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो वापस अपनी बोट को घुमा ले, फिर कभी आकर वो मछलियां पकड़ लेगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बोट को घुमाया तभी उसका ध्यान उससे थोड़ी ही दूर एक चीज़ के ऊपर गया जो कि वहां पर तैर रही थी। जैसे ही उसने उस चीज़ को देखा तो सबसे पहले उसे लगा कि शायद हो सकता है कोई समुद्री जानवर नीचे मरकर और उसकी लाश ऊपर आ चुकी हो और उससे उसका कोई लेना देना ना हो। उसको क्या मतलब है चाहे वहां कोई भी तैर रहा हो। लेकिन फिर से उसका ध्यान उसकी तरफ बार बार जाए जा रहा था और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको उस चीज में जो भी ऊपर तैर रही थी वो उसके अंदर कुछ पीला पीला चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। अब क्योंकि एक ऐसी पीली पीली चीज समुद्र में तैरती हुई बहुत रेयरली ही मिलती है, तो ये चीज होजे एंटोनियो के लिए भी बहुत ज्यादा अजीब सी थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो एक बार जाकर उधर चेक कर ले कि आखिर ये चीज है क्या। तो उसने अपनी नाव को वापस उसकी तरफ घुमाया और जोर जोर से पैडल मारते हुए उस चीज तक जा पहुंचा। और जैसे ही वो वहां तक पहुंचा तभी उसने देखा कि नहीं, वो जो चीजें समझ रहा था कि कोई समुद्री जानवर मरकर ऊपर आ गया होगा, लेकिन ये तो कोई समुद्री जानवर नहीं था। वह एक्चुअल में जो पीली पीली चीज चमक रही थी वो असल में एक लाइफ जैकेट थी। अब ऑब्वियसली एक लाइफ जैकेट तो कोई इंसान ही पहन सकता है, कोई जानवर तो पहनने से रहा। तो जैसे ही वो उस लाइफ जैकेट के पास पहुंचा उसने उस लाइफ जैकेट को पकड़ा और थोड़ा सा हिलाने डुलाने की कोशिश करी, लेकिन वो उसको बहुत मुश्किल से हिला पा रहा था। ये एक्चुअल में एक लाश थी जो कि समुद्री पानी में ऊपर सतह के तैर रही थी। अपना पूरा जोर लगाकर होजे एंटोनियो ने उस लाश को अंदर ही पानी में पलटा ताकि वो पहचान सके कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। और जैसे ही उसने उस लाश को पलटा तभी वो समझ चुका था कि ये तो कोई मिलिट्री वाला है, कोई बहुत बड़े रैंक का अधिकारी है और इसकी अब मौत हो चुकी है समुद्र में रहते हुए ही, या फिर पता नहीं कैसे हुई। जैसे भी थी अब इसकी लाश यहाँ पर पड़ी थी और जैसे उसने पलटकर उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो उस चेहरे को देखकर होजे एंटोनियो बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी क्योंकि उसका चेहरा देखते ही कोई भी समझ सकता था कि जब भी इस व्यक्ति की मौत हुई होगी तब ये बहुत ज़्यादा शॉक में था। मतलब कि उसकी आंखें जो थी वो फटकर बाहर आने को हो चुकी थी, उसका मुंह जो था वो पूरा खुला हुआ था और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू भी आ रही थी, जिसका साफ मतलब ये था कि इस व्यक्ति को मरे हुए काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका था, कई दिन निकल चुके थे। लेकिन यहाँ एक और चीज़ थी जो होजे एंटोनियो को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और वो ये कि ये जो मरा हुआ व्यक्ति था, ये जो भी मिलिट्री का आदमी था, इसके एक हाथ से एक बहुत लंबी चैन बंधी हुई थी और वो चैन नीचे समुद्र के अंदर काफी गहराइयों में गई थी। तो जैसे ही होजे एंटोनियो ने उस चैन को देखा तो सबसे पहले उसने उस चैन को ही खींचना शुरू किया। वो देखना चाह रहा था कि आखिर इस चैन के साथ क्या बंधा हुआ है। वो काफी लंबा टाइम लगाकर उसने उस चैन को ऊपर खींचा, अपनी नाव के अंदर रखा और साथ ही जैसे जैसे ऊपर आता जा रहा था उसका वेट बढ़ता ही जा रहा था। जी हाँ, उस चैन के दूसरे एंड पर एक काले रंग का ब्रीफ केस, एक काले रंग की अटैची बंधी हुई थी जो कि बांध कर इस व्यक्ति के साथ समुद्र के अंदर फेंकी गई थी। जैसे ये चीज उस होजे एंटोनियो ने देखी वो समझ चुका था कि ये तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो अपने साथ इस तरीके से ब्रीफ केस लेकर घूम रहा है, लेकिन उसे फिर भी ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। मैं बात कर रहा हूं यहां पर 1943 यानी कि 1943 की। ये वो टाइम था जब ब्रिटेन, रशिया और जर्मनी के बीच में भयंकर वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ा हुआ था और उस टाइम पर पूरी दुनिया ही एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पर सेनाओं की इस तरीके से लाशें मिलना बहुत ज्यादा आम बात थी। हर देश अपने आप को बचाने की सोचकर बैठा हुआ था और अपने आप को बचाने के लिए उस देश की सेनाएं कुछ भी करने के लिए तैयार थी, चाहे कितनी ही जाने क्यों ना देनी पड़े। अब इसके बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो यहां पर बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस टाइम
टाइम पर इस तरीके की लाशें मिलना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन उस टाइम पर स्पेन के अंदर इस तरीके की लाश मिलना बहुत ज़्यादा अजीब था। क्यों? क्योंकि स्पेन उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक न्यूट्रल कंट्री था। वो ना ही किसी के साथ लड़ रहा था और ना ही कोई स्पेन के साथ लड़ रहा था। और जो स्पेन की आर्मी थी वो भी अपने आप को पूरे तरीके से सेफ रखी हुई थी। मतलब कि ये तो समझ आ चुका था होजे एंटोनियो को कि ये जो भी व्यक्ति है वो स्पेन की आर्मी का तो है नहीं, ये कहीं और का ही है जो तैर कर यहाँ तक आ पहुंचा है। तो जैसे ही उसको ये चीज़ एहसास हुई तो उसने तुरंत ही अपने जो दूर व्यक्ति जो थे, अपने वॉकी टॉकी से, उसने अपने साथियों को इन्फॉर्म किया कि मुझे ऐसे ऐसे एक लाश मिली है यहाँ पर, तो तुरंत भागकर तुम मेरे पास आ जाओ और हमें इस लाश को यहाँ पानी से बाहर निकालकर अपनी नाव में लादना होगा और उसको सीधा किनारे तक लेकर आएंगे। जल्दी ही काफ़ी सारे उसके दोस्त अपनी अपनी वो नाव लेकर यहाँ होजे एंटोनियो के पास पहुंच चुके थे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि किसी ने भी उस लाश के और ज़्यादा पास आने से मना कर दिया। कोई भी नहीं चाह रहा था कि वो फालतू की भसड़ के अंदर पड़े। सभी यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आए हुए थे और किसी को उस टाइम पर मछली मिल नहीं रही थी, तो सारे वैसे ही पहले परेशान थे और अब नई परेशानी कोई भी अपने सिर पर नहीं लेना चाह रहा था। तब यहाँ पर होजे एंटोनियो को सभी लोग, उसके जो दोस्त थे, वो मना करके वापस अपने किनारे की तरफ निकल पड़े। लेकिन होजे एंटोनियो ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि नहीं, मुझे इस लाश को कहीं ना कहीं जाकर सबमिट करवाना पड़ेगा। हम इसको इस तरीके से हमारे समुद्र में तैरता हुआ नहीं छोड़ सकते। क्या पता ये किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति की लाश हो और हमारे देश के किसी काम आ सके। होजे एंटोनियो ने अकेले ही पूरा जोर लगाकर उस लाश को अपनी नाव के अंदर खींचा, अकेले उसके पैर से पकड़कर अंदर की तरफ खींचा और अंदर लाद कर वापस अब पैडल मारते हुए अपनी नाव को किनारे की तरफ ले गया। किनारे पर पहुंचते ही उसने अपनी नाव को आगे साइड में लगाया जमीन पर और वापस उस लाश को बाहर निकालकर जमीन पर नीचे रख दिया। अब नीचे जमीन पर रखते ही वापस उसने चैन वगैरह भी खींची, वो ब्रीफकेस जो उस चैन के साथ बंधा हुआ था उसको भी जमीन पर रखा। अब जैसे ही इस लाश को वहां पड़ा देख, जो आसपास के लोग थे वो काफी सारे इकट्ठा हो चुके थे। अब बीच के ऊपर काफी सारे लोग इस तरीके से भीड़ लगाकर खड़े थे। तो आपको पता होगा कि बीच के ऊपर रेंजर्स की गाड़ियां घूमती हैं जो वहां पर लाइफ गार्ड का भी काम करती हैं, जो बीच पर लोग घूमने आते हैं उनको भी सुरक्षा देने का काम करती हैं। तो जैसे ही एक रेंजर गाड़ी ने वहां देखा कि इस तरीके से बीच पर भीड़ लगी हुई है, लोग काफी सारे इकट्ठा हो चुके हैं, तो वो रेंजर गाड़ी सीधा भीड़ के पास पहुंची। वहां से 2 ऑफिसर इस गाड़ी से बाहर निकले और भीड़ को हटाते हुए आगे की तरफ गए और आगे जाकर उन्होंने इस लाश को देखा। सबसे पहले पूछा कि ये लाश कहां से आई, तो सभी ने होजे एंटोनियो का नाम ले दिया। होजे ने बताया कि मैं तो ऐसे ऐसे अंदर यहाँ समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया था, लेकिन मुझे मछली तो मिली नहीं, लेकिन ये बाउजी जरूर मिल गया, तो आप इसका देख लीजिए, आपको क्या करना है। उन रेंजर्स ने इस लाश को अपने कब्जे में लिया, उस ब्रीफकेस को भी अपने कब्जे में लिया और सीधा जाकर अपने बड़े अधिकारियों को इसके बारे में सूचित किया कि हमें इस तरीके से एक लाश मिली है। तो रेंजर्स ने जैसे ही आर्मी को इन्फॉर्म किया कि उनको इसी तरीके से एक लाश मिली है और ये किसी सैनिक की लगती है, लेकिन ये हमारे सैनिक की नहीं है, तो उन आर्मी के अधिकारियों ने कहा कि हाँ, ये लाश हमें ला कर दो फटाफट से और हम देखते हैं कि आखिर ये किसकी लाश है और ये कैसे मरा। तुरंत ही उस लाश को सीधा आर्मी के हेडक्वार्टर्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। अब वहां पर सारे खड़े आर्मी के अधिकारी इस लाश को देख रहे थे, उसके हाथ में बंधी हुई चैन को देख रहे थे, उस चैन से बंधे हुए ब्रीफकेस को देख रहे थे। तभी यहाँ डॉक्टर्स ने आकर उस लाश को एग्जामिन करना शुरू किया। पूरे के पूरे कपड़े देखे गए कि क्या यहाँ पर कुछ मिलता है या नहीं। तो तुरंत इस मरने वाले जवान की जेब में से एक पेपर निकला और ये पेपर कुछ और नहीं बल्कि इस मरने वाले जवान का आइडेंटिटी कार्ड था। इस आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर जवान का नाम विलियम मार्टिन लिखा हुआ था और ये वहां पर मेजर पद के ऊपर तैनात था। जी हाँ, ब्रिटेन की आर्मी में ये मरने वाला व्यक्ति मेजर था, लेकिन इसकी मौत कैसे हुई ये अभी तक समझ नहीं आ रहा था। इस आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर इसी मेजर का सब डेजिग्नेशन भी लिखा हुआ था, ये कमांडो रेड्स का मेजर था। जी हाँ, उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की आर्मी द्वारा काफी सारे ऐसे मेजर्स को अपॉइंट किया गया था जिनका काम सिर्फ यही था कि नाजी लोगों द्वारा जितनी भी टेरिटरीज के ऊपर, जो बॉर्डर के ऊपर जो पोस्ट बनाई गई हैं, उन पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा बर्बाद करना है। और इसी तरीके के काफी सारे मेजर्स बनाए गए थे, उनके नीचे काफी सारी बटालियंस काम कर रही थी और उन्हीं बटालियंस का एक हेड ये विलियम मार्टिन था। डॉक्टर्स ने आर्मी अधिकारियों के सामने उसकी वो लाइफ जैकेट को खोला और उसके बाद जो अंदर उसने आर्मी की जो जैकेट्स वगैरह पहनी हुई थी, अंदर शर्ट वगैरह पहनी हुई थी, उस सारे कपड़ों को बाहर निकाला गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिर इस जवान की मौत कैसे हुई। लेकिन उसके पूरे शरीर को देखने के बाद भी किसी को यह समझ नहीं आया कि आखिर ये आदमी मरा कैसे, क्योंकि इसके पूरे शरीर के ऊपर एक भी चोट का निशान नहीं था। तब यहां पर वहां खड़े लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये जवान जरूर अपने प्लेन में बैठकर कहीं जा रहा होगा और तभी इसके ऊपर दुश्मनी सेना द्वारा, यानी कि जर्मनी की सेना द्वारा अटैक किया गया और इसका प्लेन सीधा समुद्र में क्रैश कर गया और उसके साथ ही इस जवान की भी मौत हो गई होगी। लेकिन अभी भी ये चीज पक्का नहीं थी कि आखिर ये व्यक्ति मरा कैसे, ये सिर्फ एक थ्योरी ही थी उस टाइम पर। इसके अलावा इन कपड़ों में जो पैंट थी उसकी
अंदर वाली पॉकेट के अंदर उनको एक फोटो मिली और साथ ही उसमें लिपटा हुआ एक लेटर भी मिला। ये सारा कुछ एक पॉलीथीन के अंदर रैप करके रखा गया था ताकि ये चीज समुद्र के अंदर भी प्रिजर्व रह सके। और उस टाइम पर ये चीज बहुत कॉमन हुआ करती थी, लोग अपनी आइडेंटिटी वगैरह पॉलीथीन के अंदर रखा करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि कभी भी उनको कहीं भी जाना पड़ सकता है और पानी से उनकी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब कुछ खराब हो सकता है। तो उसी तरीके से एक पॉलीथीन के अंदर उनको एक फोटो और एक लेटर मिला और जैसे उन्होंने वो पॉलीथीन खोला, उस फोटो को बाहर निकाला, वो फोटो एक पैम नाम की लड़की की थी और साथ ही उसमें एक लेटर भी लिपटा हुआ था। और ये लेटर किसी और ने नहीं बल्कि पैम ने खुद इस विलियम मार्टिन के नाम लिखकर उसे भेजा था। ये पैम कोई और नहीं बल्कि इस विलियम मार्टिन की फियांसी थी, उसके साथ इसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी और जल्दी ही इनकी शादी होने वाली थी। इस लेटर के अंदर वो समझा रही थी कि कैसे हमारी एंगेजमेंट कितनी अच्छी रही, जल्दी ही ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा और उसके बाद तुम वापस घर आ जाओगे, हम जल्दी ही धूमधाम से शादी करेंगे, हमारी फैमिली ऐसी होगी, हम यहाँ पर शादी करेंगे, आगे का हमारा फ्यूचर ये रहेगा, हम ये सब काम करेंगे, हमारा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सब कुछ जो एक फैमिली प्लानिंग होती है वो सब कुछ उस पैम ने इस लेटर के अंदर लिखा था विलियम मार्टिन के लिए। अब विलियम मार्टिन को जैसे ये लेटर रिसीव हुआ होगा वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ होगा। ऑब्वियसली उसकी मंगेतर की तरफ से ये लेटर उसके पास आया था और उसने उस लेटर को संभाल कर अपनी जेब के अंदर रखा हुआ था। और इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट थे उस टाइम पर बहुत ज़्यादा आम थे क्योंकि उस टाइम पर मोबाइल वगैरह तो थे नहीं कि रातों को आराम से बैठकर कुछ पूछू कर लें और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस टाइम पर तो ये लेटर ही एकमात्र सहारा थे अपने प्रेमी प्रेमिका से बात करने के लिए। अब अच्छे तरीके से बॉडी की जाँच हो चुकी थी तो उस टाइम पर जितनी भी न्यूट्रल कंट्रीज थी, जितने भी ये समान देश थे जो किसी भी तरीके से वर्ल्ड वॉर में हिस्सा नहीं ले रहे थे, उनका ये रूल था, उनका ये नियम था कि अगर उनको इस तरीके से किसी भी जवान की लाश मिलती है तो रूल के हिसाब से जिस भी देश के जवान की ये लाश है उस देश को ये लाश वापस लौटानी पड़ेगी उस न्यूट्रल कंट्री द्वारा। लेकिन एक्चुअल में उस टाइम पर 1943 में स्पेन में कोई खास पॉलिटिकल सिस्टम हुआ नहीं करता था। उस टाइम पर स्पेन में तानाशाही चल रही थी और उसका तानाशाह फ्रांसिस्को फ्रैंको वो बहुत ज्यादा कट्टर स्वभाव का था और नीचे नीचे मतलब कि गुप्त तरीके से वो कहीं ना कहीं हिटलर को सपोर्ट कर रहा था। उसका मन था कि वो कहीं ना कहीं जाकर हिटलर के साथ घुल जाए और पूरी दुनिया के ऊपर राज करे, लेकिन वो फ्रंट फुट में ना आकर पीछे बैक एंड में उसकी सपोर्ट कर रहा था। तो जैसे ये बात फ्रैंको को पता लगी कि ब्रिटिश के एक जवान की लाश उनको इस तरीके से मिली है तो सीधे तौर पर उस फ्रैंको ने कह दिया कि नहीं नहीं, ये लाश इस तरीके से ब्रिटेन को वापस नहीं करनी, हमें पहले पूरी जांच करने दो, देखने दो कि आखिर ये क्या भसड़ है और उसके बाद ही हम देखेंगे कि इस लाश का क्या करना है। साथ ही इसके साथ जो भी कुछ सामान मिला है वो सीधा मेरे पास लेकर आओ। तो फ्रैंको ने खुद उस लाश को पूरा डिटरमिन किया और अब यहां पर बारी थी उस सूटकेस को खुलवाने की। फ्रैंको ने कहा कि सूटकेस मेरे आगे ही खुलेगा, इससे पहले कोई सूटकेस को हाथ नहीं लगाएगा। सबसे पहले डॉक्टर्स ने उस चेन को काटा जो कि उस मरने वाले जवान के हाथों में बंधी हुई थी और साथ ही अब उस सूटकेस को खोलना था। सूटकेस के ताले की चाबी तो थी नहीं, तो सबसे पहले डॉक्टर्स ने उस सूटकेस को तोड़ना शुरू किया और अब वो सूटकेस अंदर से खुल चुका था। तो जैसे वो सूटकेस खुला, पहली बात तो ये कि वो सूटकेस पूरी तरीके से एयर टाइट था, मतलब कि पानी में वो कितने भी दिन पड़ा रहे पानी उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। इस तरीके से उस सूटकेस को बनाया गया था। तो जैसे ही वो सूटकेस को खोला, उस सूटकेस के अंदर 3 लेटर्स मौजूद थे और उस लेटर्स के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे पढ़कर फ्रैंको इतना ज्यादा हैरान हुआ कि उसने सीधा हिटलर को कांटेक्ट किया और कहा कि जनाब मेरे को कुछ ऐसा मिल चुका है जो आपको देखना चाहिए। और कुछ ही दिनों के बाद ये तीनों के तीनों लेटर्स सीधा हिटलर की टेबल पर मौजूद थे। अब तक तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बीत चुके थे इस लाश को मिले हुए और अब जाकर हिटलर के सामने वो तीनों लेटर आए हुए थे और उन्हें पढ़कर हिटलर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। उसको पहले से ही अंदाजा था कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन के जो लोग हैं, ब्रिटिश की जो आर्मी है, वो अमेरिका के साथ मिलकर हिटलर की सेना के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला करने वाले हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आखिर वो हमला कहां पर होगा। बेशक मई 1943 तक आते आते हिटलर ने लगभग पूरे यूरोप के ऊपर ही कब्जा कर लिया था, लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा था जैसे टाइम उसके अगेंस्ट चल रहा है, लोग अब उसके खिलाफ होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो युद्ध हार ना जाए, इसका डर उसे बहुत ज्यादा सता रहा था। लेकिन जैसे ही उसने इन 3 लेटर्स को पढ़ा वो बहुत ज्यादा हैरान भी हो चुका था। हिटलर को पहले से ये तो अंदाजा था कि ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं और ये जो हिटलर की इंटेलिजेंस थी, जितने भी इसकी खुफिया जो संस्थाएं थी, उन सभी ने मिलकर ये बताया था कि ब्रिटेन और अमेरिका ये दोनों मिलकर इटली के सिसिली आइलैंड के ऊपर जो हमारी सेना मौजूद है वहां पर हमला करने वाले हैं। और अब हिटलर के माइंड में ये चीज घूम रही थी कि अगर ये हमला हुआ तो उनको इस चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। बट यहाँ हिटलर उस टाइम पर ये सोच रहा था कि उसको इतनी आसानी से कैसे पता लग गया कि ये हमला इटली के सिसिली आइलैंड के ऊपर होगा। बट जैसे ये लेटर्स हिटलर ने पढ़े, उसका पूरा का पूरा माइंड बदल चुका था। जी हाँ,
अभी तक यहाँ पर हिटलर को ये लग रहा था कि इटली के जो सिसिली आइलैंड पर जो उनके अधिकारी मौजूद हैं, उन्होंने फोन टैप कर करके ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में जो बातें हो रही हैं वो सुन ली हैं और उसके हिसाब से इटली के सिसिली आइलैंड के ऊपर ही वो हमला करने वाले हैं। लेकिन इन लेटर्स में, पहले लेटर में तो ये लिखा हुआ था कि ब्रिटिश आर्मी इटली के सिसिली आइलैंड के ऊपर वो हमला नहीं कर सकती, क्योंकि जरूर हिटलर की आर्मी ने हमारे फोन टैप कर करके हमारी सारी इंफॉर्मेशन सुन ली होगी और वो इसके बाद से पूरे तरीके से प्रिपेयर हैं उस हमले के लिए, तो हम वहां पर हमला नहीं कर सकते। बजाय इसमें दूसरे लेटर में लिखा हुआ था कि अब ये हमला हिटलर के कंट्रोलिंग एरिया ग्रीस में करेंगे। अब जैसे ये चीज सामने हिटलर ने पढ़ी, और वो इसके ऊपर इसलिए भी विश्वास कर रहा था क्योंकि ये तीनों के तीनों लेटर्स ब्रिटेन के बड़े बड़े पदों पर तैनात अधिकारियों द्वारा साइन किए गए थे। वहां की आर्मी के सारे मुख्य अधिकारियों के साइन इन लेटर्स के ऊपर थे, तो उसको बहुत ज्यादा विश्वास हो चुका था कि यहां वो गलत था। ये जो हमला होने वाला है, जो ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर करने वाले हैं, वो इटली के सिसिली आइलैंड पर नहीं बल्कि वो जाकर सीधा वहां से 500 मील दूर ग्रीस पर करेंगे और उसको इस हमले को रोकने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। हिटलर इन लेटर्स को पढ़कर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसको अभी तक तो ये लग रहा था कि उसको पता ही नहीं है कहां पर हमला होने वाला है और वो किस तरीके से इसको अपने लिए प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन एकदम से उसको सब कुछ पता चल गया कि हमला ग्रीस में होगा और उसको पहले से ही लगता आ रहा था कि ग्रीस जो है वो उसके इलाके में सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, वहीं पर उसकी सेना जो है वो बहुत थोड़ी सी है और वहीं पर है जहां ये ब्रिटेन वाले हमला करके उस इलाके को जीत सकते हैं। लेकिन अब उसको क्योंकि पता चल चुका था कि एग्जैक्ट लोकेशन हमला ग्रीस में ही होगा, तो उसने पहले से ही तैयारियां करनी शुरू कर दी। तो 12 मई 1943 के दिन सुबह सुबह ही हिटलर ने उठते ही सबसे पहले अपने बड़े बड़े मिलिट्री के अधिकारियों को अपने पास बुलाया, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई और कहा कि हमारा जो ये हमला है, ये हमला सीधा हमारे ग्रीस के ऊपर होने वाला है और ये ब्रिटेन और अमेरिका वाले मिलकर इस हमले को अंजाम देंगे। जहां अभी तक हमें ये हमला इटली पर होता हुआ दिख रहा था, बट ये हमला तो अब सीधा ग्रीस पर होगा। हमें इस चीज के पक्के सबूत मिल चुके हैं। ये बात सुनते ही सभी मिलिट्री के अधिकारियों ने अपनी अपनी बटालियंस को ये निर्देश दे दिए कि सीधा वहां से निकलकर ग्रीस के तट पर पहुंचो। सभी के सभी जो हथियार थे, सभी के सभी जो टैंक्स वगैरह थे, वो शोर शराबा करते हुए अपनी पूरी दहाड़ते हुए ग्रीस की तरफ निकल चुके थे। बड़ी बड़ी जो यू बॉट्स, उस टाइम की जो सबमरीन थी, जिनको वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा घातक माना गया था, वो किसी भी समुद्र में लड़ाकू जहाज को उड़ाने की शक्ति रखा करती थी, उन सभी के सभी यू बॉट्स को भी ये हिदायत दे दी गई कि वहां से निकलकर सीधा ग्रीस पर पहुंचो, वहां पर जाकर इस तट की रक्षा करो। ग्रीस के तट पर अब सेना पूरी तरीके से तैनात हो चुकी थी। वो लड़ने के लिए तैयार थे, दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीने बीत चुके थे, 2 महीने बीत चुके थे। 9 जुलाई 1943 का दिन आ चुका था। अब तक भी कोई भी हमला ग्रीस के ऊपर हुआ ही नहीं। सब कुछ शांत था, इटली में भी सब कुछ शांत था, ग्रीस में भी सब कुछ शांत था। ग्रीस में जितनी भी मिलिट्री की भीड़ थी वो सारे परेशान हो चुके थे, ये सोच सोचकर कि वो हमला कब होगा, कब हमें अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। अभी तक तो मिला नहीं, जब भी हमला होगा तब देख लेंगे। लेकिन 9 जुलाई 1943 की सुबह सुबह इटली के सिसिली आइलैंड में जो बचे कुचे वहां पर सेना के जवान थे, कुछ एक कैंप्स वहां पर रह चुके थे, क्योंकि वहां भी तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही था सेना के नाम पर। तो बहुत थोड़े से सेना के जवान वहां पर इटली के सिसिली आइलैंड पर भी मौजूद थे। तो वो अपने अपने कैंप्स में मौजूद थे, अपने अपने घर वालों को लेटर्स लिख रहे थे। उन लेटर्स के अंदर वो लिख रहे थे कि यहाँ पर सब कुछ शांत है, 2 महीने से हम तो वेट कर रहे हैं, अब तक तो कोई हमला हुआ नहीं। अब वो हमला जो है वो वैसे ग्रीस की तरफ शिफ्ट हो चुका है, यहाँ सब कुछ शांत है, परिवार में कोई भी हमारी टेंशन वगैरह ना ले, जल्दी ही ये युद्ध खत्म हो जाएगा और हम घर वापस लौटेंगे। लेकिन जैसे ही ये लेटर्स उन फौजियों ने लिखे, उस इटली के सिसिली आइलैंड पर बने हुए कैंप के अंदर बैठे हुए थे वो, लेकिन तभी उनमें से एक जवान अपना लेटर कंप्लीट करके अपनी जेब में डालकर जैसे अपने कैंप के बाहर आया, उसने अपना कैंप का पर्दा हटाया, बाहर आकर उसने समुद्र की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने से लड़ाकू जहाजों के कई बेड़े एक ही झटके में दहाड़ते हुए इस इटली के सिसिली आइलैंड की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। देखते ही देखते वहां इतने तेज बम के धमाके होने लगे, ऊपर से इतने तेज वार होने लगे। नीचे मौजूद जो सैनिक बचे हुए थे, जो बचे कुछ सैनिक थे, वो जो टुकड़ी थी छोटी सी जो इस इटली के सिसिली आइलैंड पर मौजूद थी, वो सारे के सारे इन धमाकों का शिकार हो चुके थे। वहां पर संभलने का किसी को भी मौका ही नहीं मिला। सभी के सभी अपनी जान बचाकर भागना चाह रहे थे, लेकिन किसी को भी ब्रिटेन और अमेरिका के इस अलाइड हमले ने बचने का मौका ही नहीं दिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये ब्रिटेन और अमेरिका का अलाइड हमला ही था जो कि इटली के सिसिली आइलैंड पर अब हो चुका था।
जल्दी ही ये सारे के सारे लड़ाकू जहाज इस आइलैंड के तट पर पहुंच चुके थे। उन जहाजों में लदे हुए सैनिक इस आइलैंड पर उतरे, वहां पर कब्जा किया और देखते ही देखते पूरे इटली पर ही ब्रिटेन और अमेरिका का अब कब्जा हो चुका था। हिटलर को अभी तक लग रहा था कि वो जो लेटर्स उसके हाथ लग चुके हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी जो कि उसके हाथ लग चुकी थी, लेकिन वो लेटर्स, उनका जो असल राज है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वो लेटर्स ही थे जिनकी वजह से सबसे पहली शुरुआत हुई थी हिटलर के नाश की। तो असल में वो जो लाश मिली थी होजे एंटोनियो को स्पेन के उस तट से, जब वो अपनी मछलियां पकड़ने वगैरह के लिए गया था, तो उस टाइम पर जो लाश मिली थी और उस लाश के अंदर जो आइडेंटिटी मिली थी मेजर विलियम मार्टिन, वो असल में एक झूठा सैनिक था। मतलब कि इस नाम का कोई सैनिक ही नहीं था, वो सैनिक था ही नहीं। बेशक वो लाश तो थी, एक लाश मिली थी वहां, डेड बॉडी थी, बट वो लाश किसी सैनिक की नहीं थी। अब आप कहेंगे उसकी तो आईडी वगैरह भी तो मिली थी। तो उस टाइम पर ब्रिटेन के अंदर जितने भी मेजर थे उनमें से ज़्यादातर मेजर का नाम मार्टिन था, और इसी तरीके से यहाँ एक झूठी आइडेंटिटी इस व्यक्ति की बनाई गई मेजर विलियम मार्टिन के नाम से। इसको ये दिखाया गया कि ये आदमी एक बहुत बड़े पद पर तैनात है ब्रिटेन की आर्मी में, और इसको ब्रिटेन और अमेरिका की सारी खुफिया जानकारियां भी पता है और ये वहां कुछ भी कर सकता है। असल में सारा का सारा प्लान दो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का था जिनका नाम युवान मॉन्टिगो और चार्ल्स चमली था। इन दोनों ने मिलकर ही एक प्लान बनाया था कि हम कहीं ना कहीं से हिटलर को धोखा दे सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले इस ऑपरेशन का पूरा ग्राउंड बनाया कि आखिर इस ऑपरेशन में वो क्या करने वाले हैं, और उसके बाद उन्होंने इसका नाम रखा ऑपरेशन मिन्स मीट। और यकीन मानिए ये पूरा का पूरा ऑपरेशन पूरे के पूरे वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा ऑपरेशन था जो हिटलर के लिए सबसे ज्यादा भयानक होने वाला था, क्योंकि यही वो ऑपरेशन था जिससे उसके नाश की शुरुआत हुई थी। यह ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ हिटलर को धोखा देने के लिए ही डिजाइन किया गया था। उन्होंने प्लान बनाया कि वो सबसे पहले एक ऐसे सोल्जर को जन्म देंगे, एक ऐसे जवान को जन्म देंगे जो कि जवान वहां मिलिट्री में है ही नहीं। ब्रिटेन की मिलिट्री में कोई भी विलियम मार्टिन मौजूद ही नहीं था। खैर विलियम मार्टिन तो था, लेकिन ये जो विलियम मार्टिन मिला था ये वहां की मिलिट्री में शामिल नहीं था। सबसे पहले इसको एक नाम दिया गया विलियम मार्टिन। इसकी जो रैंक थी वो ऊपर की रखी गई ताकि इसके ऊपर विश्वास करे। इसको पूरे के पूरे कपड़े वगैरह डलवाए गए, इसके हाथ में वो चैन बांधी गई, वो सूटकेस बांधा गया, ये दिखाने के लिए कि इसके पास बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मौजूद है और ये स्टोरी और ज़्यादा रियल लगे। इसके पीछे की भी एक बैक स्टोरी बनाई गई, वो पैम वाली, वो लड़की वाली, वो जो उसकी एंगेजमेंट वगैरह दिखाई गई थी वो सब कुछ झूठ था। वो जो लड़की की फोटो रखी गई थी वो लड़की आज तक पता नहीं चला कि वो कौन थी। अब आप सोचेंगे कि ये डेस्टिनेशन कैसे सिलेक्ट किया गया कि ये स्पेन के तट के पास ही मिलेगा, तो आप खुद सोचिए। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को ही पता था कि बेशक ये स्पेन ऊपर से तो न्यूट्रल दिख रहा है, ऊपर से तो ये कह रहा है कि ना तो मैं इसकी साइड हूं ना मैं उसकी साइड हूं, मैं तो बाबूजी बंदा हूं जी, मैं तो बीच में खड़ा रहूंगा, मैं तो किसी के साथ लड़ाई वगैरह करना नहीं चाहता। लेकिन अंदर से यहां ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को ही पता था कि ये स्पेन जो है वो कहीं ना कहीं हिटलर को उंगली लगा रहा है, हिटलर की सपोर्ट कर रहा है। तब यहां पर ब्रिटेन वालों ने सोचा कि क्यों ना हम स्पेन को ही चुने। हमें पता है कि अगर हम उसे कुछ भी ला कर देंगे तो वो सीधा उस चीज को ले जाकर हिटलर को देगा, और अगर हिटलर के सामने ये चीज आ जाएगी तो सारा कुछ पलट जाएगा, सारा गेम ही पलट जाएगा। और बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। स्पेन के तट पर वो लाश मिली, स्पेन की आर्मी के पास वो लाश गई, स्पेन की आर्मी से सीधा हिटलर के पास गई और हिटलर का वहां से नाश होना शुरू हो चुका था। असल में जो लाश मिली थी वो ब्रिटेन में लंदन में रहने वाले एक सड़क चौराहे पर भिखारी की थी। सोच कर देखिए, अब आप लंदन के चौराहे पर उस टाइम पर एक भिखारी रहा करता था और उस भिखारी के ऊपर ब्रिटेन आर्मी की नजर पड़ चुकी थी। ब्रिटेन आर्मी वालों ने उसके ऊपर निगरानी रखनी शुरू करी और एक रात चुपके से उसे उठाकर अपने साथ ले आए। और सोच कर देखिए आप, यहाँ ब्रिटेन की आर्मी ने उसे चूहे मारने वाला जहर खिलाकर उसकी जान ले ली। और वो जो शॉकिंग में जो उसका शॉकिंग रिएक्शन था, जिस रिएक्शन में वो मरा था, असल में जैसे ही उसको वो खाना खिलाया गया था, वो चूहे के जहर वाला, उसको बता दिया गया था खाना खिलाते खिलाते ही कि इसके अंदर जहर मिला हुआ है और तुम मरने वाले हो। और उसी चीज़ से वो शॉक में आ चुका था कि क्या अब मेरी मौत हो जाएगी। मैं तो यहाँ पर ये सोच कर आया था कि ब्रिटेन आर्मी वाले मेरे ऊपर दया कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो मुझे जहर वगैरह खिला दिया। खैर अब वो जहर खा चुका था, उसी शॉकिंग रिएक्शन के अंदर उसकी मौत हो चुकी थी और ऐसा ही ये ब्रिटेन आर्मी वाले चाह रहे थे। उसके मरते ही उसके कपड़े वगैरह बदले गए, उसको पूरी आर्मी की किट डलवाई गई, उसके हाथ में वो चैन बांधी गई, हाथ में सूटकेस बांधा गया, उसको एक प्लेन के अंदर लोड किया गया और सीधा ले जाकर स्पेन के तट से बिल्कुल पास से उस उड़ते हुए प्लेन से ही उस मरे हुए भिखारी को, जिसने वो आर्मी की ड्रेस वगैरह डाली हुई थी, ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। और उसके कुछ ही दिनों बाद वो लाश होजे एंटोनियो नाम के उस मछुआरे को मिली और उसके बाद से सारा कांड शुरू हुआ। अब आप सोच कर देखिए,
कैसे यहाँ पर प्लान बनाए गए थे उस टाइम पर हिटलर से लड़ने के लिए, कैसे यहाँ पर वॉर में खेल खेला जाता है, किस किस तरीके की चाल आर्मी वाले चल सकते हैं, इसका अंदाजा आपको अब लग चुका है। वैसे इस तरीके की चाल ये कोई एक नहीं थी, इस तरीके की बहुत सारी चालें चली गई थी पूरे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, या फिर वर्ल्ड वॉर 1 में भी चली गई थी, और यहाँ तक कि हमारे जो भारत पाकिस्तान के काफ़ी सारे जो युद्ध हुए हैं 2-3, उनके अंदर भी चली गई थी। उन सारों की जो स्टोरीज़ हैं उनको जानकर सच में ऐसा लगता है कि ये सच में खिलाड़ी थे, ये प्रो लेवल के बंदे हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। खैर, आपको इस पूरे ऑपरेशन के बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर जरूर बताएं। और वो जो लाश मिली थी होजे एंटोनियो को, उसकी असल फ़ोटो अगर आपको देखनी है कि वो कैसा दिखता था तो वो मेरे इंस्टाग्राम पर आपको मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि उसकी हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, यहाँ लगा दिया तो वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होगी। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ आकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट स्नो मास्टर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।